देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। कांवड़ यात्रा पर धामी सरकार का बड़ा फैसला, बिना नाम के चलने वाली खाने की दुकानें होंगी बंद। रेस्टोरेंट, ढाबे, रेडी के लिए सख्त नियम, मालिक का नाम, लाइसेंस, आईडी कार्ड दिखाना जरूरी। साथ ही कानून कार्यवाही के साथ 2 लाख रुपए का होगा जुर्माना। फूड सेफ्टी विभाग चलाएगा अभियान। तो आपको बताते चला उत्तराखंड की धामी सरकार ने कांवड़ यात्रा को लेकर एक बड़ा और सख्त फैसला लिया। इस फैसले को सीधा असर उन तमाम दुकानदारों, रेस्टोरेंट और ठेले रेडी वालों पर पड़ेगा जो यात्रा मार्ग पर बिना पहचान और बिना रजिस्ट्रेशन के कारोबार करते। सरकार ने साफ कर दिया है कि अब बिना नाम और पहचान के चलने वाले खाने पीने की दुकानें बंद कर दी जाएंगी, चाहे वो स्थायी ढाबा हो या अस्थायी ठेला। हर किसी के लिए सख्त नियम लागू होंगे। हर दुकान पर अब मालिक का नाम, लाइसेंस नंबर और सरकारी आईडी कार्ड साफ साफ प्रदर्शित होगा। साथ ही अनिवार्य भी होगा, इस नियम का पालन न करने वालों पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। इस पूरे अभियान को जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी फूड सेफ्टी विभाग को दी गई है, जो यात्रा मार्गों पर लगातार मॉनिटरिंग करेगा। टीमें विशेष चेकिंग अभियान चलाएगी और संदिग्ध दुकानों या स्टॉल पर सीधी कार्यवाही भी की जाएगी। इस फैसले के पीछे सरकार की मंशा साफ है, यात्रा मार्ग को स्वच्छ और सुरक्षित बनाना, यात्रियों को गुणवत्तापूर्ण और हाइड्रेटेड, आपको बताते चले हाइजीनिक फूड भी उपलब्ध कराना है। साथ ही आपको बता दें कि किसी भी प्रकार की अराजकता और संदिग्ध गतिविधियों पर समय रहते रोक भी सरकार के तहत लगाई जाएगी। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रशासन और पुलिस को स्पष्ट निर्देश भी दे डाले कि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा और स्वास्थ्य से कोई समझौता ना हो। इसके अलावा सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के लिए भी कहा गया है। वहीं फूड सेफ्टी के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम, पुलिस और ट्रैफिक डिपार्टमेंट भी इस मुहिम में सहयोग करेंगे। कांवड़ यात्रा लाखों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ी है और इसी को ध्यान में रखते हुए ये कदम सुरक्षित और व्यवस्थित यात्रा अनुभव सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया है। तो वहीं आपको बताएं कि धामी सरकार का ये बड़ा फैसला है, जहां कांवड़ यात्रा को लेकर ये सख्त कदम उठाए गए। नियम तोड़ने पर दुकान बंद तक की जा सकती है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ साध्वी प्राची जुड़ सकती है। साध्वी जी, मैं जानना चाहूंगी, कांवड़ यात्रा के दौरान बिना नाम और पहचान के ढाबे, रेडियो पर धामी सरकार ने सख्ती बरती है, क्या आप इस फैसले का समर्थन करती है? अच्छी, हेलो, हाँ जी पूजा जी। जी जी मैम। मैम, क्या आप सीएम धामी के इस फैसले पर का समर्थन करती हैं? हाँ, सीएम धामी जी का मैं पूरी तरह से समर्थन करती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा इन्होंने डिसीजन लिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो कांवड़ियों के लिए डिसीजन लिया, वो बहुत अच्छा डिसीजन है। जी जी मैम। मैम, हरिद्वार और अन्य तीर्थ स्थलों पर लगातार बढ़ रही भीड़ और अव्यवस्था को देखते हुए क्या आप मानती है कि धर्म स्थलों पर दर्शन के लिए कोई नियम या सीमित समय तय किया जाना चाहिए? हाँ, निश्चित रूप से ये पवित्र मास है सावन का। जी मैम। तो इस सावन के मास में कांवड़ के ऊपर बड़ी पवित्रता का ध्यान रखा जाना चाहिए। जी मैम, बिना नाम वाली दुकानों की पहचान और जांच की प्रक्रिया कैसे की जाएगी? डिसीजन है, मैंने बताया ना, नाम लिखने में परेशानी क्या है? जी, नाम बताने में दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम कहाँ है? इसका मतलब जो आदमी अपना नाम छुपा रहा है, पहचान छुपा रहा है, तो उसके पीछे कोई षड्यंत्र हो सकता है। मैम, इस प्रक्रिया की जांच कैसे की जाएगी? इससे प्रशासन करेगा जांच। जी, ये जिम्मेदारी प्रशासन की है। जी, आईडी देखेंगे, उसकी पूरी तहकीकात ये प्रशासन की जिम्मेदारी है, सरकार ने जिम्मेदारी दी है, वो बहुत अच्छा काम किया। मैम, क्या स्थानीय दुकानदारों या फेरी वालों से बात हुई है? उनका किसी फैसले का कोई रिएक्शंस आए हैं सामने? नहीं, मेरी तो किसी से ऐसी बात नहीं हुई, लेकिन हाँ, कल मैं मुजफ्फरनगर में थी और दुकानदारों से बात हुई। दुकानदार बहुत खुश है उसको लेकर के डिसीजन को। मैम, राजनीति में धर्म के इस्तेमाल पर अक्सर सवाल उठते हैं, क्या साध्वी प्राची मानती है कि धर्म और राजनीति को अलग रखा जाना चाहिए? नहीं नहीं, धर्म का राजनीति अंधी है, पंगु है। जी, धर्म, जो नेता इस तरह की बातें कर रहे हैं, भाषा बोल रहे हैं,
नहीं है तो बताएं, क्या वो भगवान चालीसा नहीं है? मानस नहीं पढ़ते, भगवान की पूजा नहीं करते। भगवान जी की पूजा के बाद जो भगवान जी का आदेश है वही तो कार्य करें। जी ठीक है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपकी तमाम जानकारी के लिए। हरिद्वार में आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासनिक तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक के बाद अधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर यात्रा से जुड़े सुरक्षा, यातायात, स्वास्थ्य और सेवाओं को साफ सफाई की व्यवस्थाओं की जानकारी ली है। साथ ही आपको बता दें कि सभी विभागों को समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश भी दिए गए और आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन नंबर भी सक्रिय किए जाएंगे। मैं स्वयं कांवड़ मेले की जो समीक्षा होती है उस समीक्षा में शामिल होता हूँ और हर वर्ष हमारा प्रयास होता है कि जो पिछले अनुभव हैं उन अनुभवों के आधार पर आगामी जो मेला है उसकी और अच्छी व्यवस्थाएं हों, अच्छा उसकी तैयारियां हों। उसके निमित्त यहाँ पर बैठक की गई है सभी विभागों ने और जो इस कांवड़ मेले के संचालन में जिन जिन जिलों की भूमिका होती है उन सभी ने अपने अपने स्तर पर अच्छी तैयारियां की हैं। प्रशासन की दृष्टि से भी, सरकार की दृष्टि से भी हमारी पूरी मशीनरी, पूरा हमारा प्रशासन, हमारे सभी अधिकारीगण मेले की तैयारियों के लिए पूरी गंभीरता से लगे हुए हैं और आने वाला हमारा कांवड़ मेला बहुत अच्छा होगा। आने वाले श्रद्धालुओं को अच्छी सुविधा मिले, उनको किसी प्रकार की परेशानी न हो। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता हमेशा से, चाहे चार धाम यात्रा हो या हमारे राज्य की कोई भी धार्मिक यात्रा हो या कांवड़ मेला हो, सर्वोच्च प्राथमिकता हमारी सबकी सुरक्षा को लेकर रहती है। उसी को लेकर आज भी बैठक की गई है। लोगों को अच्छा भोजन मिले, स्वच्छ भोजन मिले, पेयजल मिले, अच्छे शौचालय की व्यवस्था हो, पार्किंग की व्यवस्था अच्छी हो, बिजली की व्यवस्था अच्छी हो, आवागमन सुचारू रूप से रहे, अच्छी पार्किंग हो, रूट ठीक प्रकार से डाइवर्ट रहें, बिजली हमारी 24 घंटे निर्बाध रूप से चलती रहे। सुरक्षा की दृष्टि से जो हमारे घाट हैं उन घाटों पर भी अच्छी व्यवस्थाएं हों, वहाँ पर ड्रोन इत्यादि की द्वारा लगातार मॉनिटरिंग हो, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, ये सभी एजेंसियां हमारी काम करें वहाँ पर। उसको लेकर क्योंकि पहले से ही करते हैं और सुरक्षा की दृष्टि से हमारी राज्य की सुरक्षा एजेंसियां, अन्य जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो सभी पूरी तरह से सक्रिय रूप से रहकर और जो यात्रा के नियम हैं हम ये भी सभी आने वाले जो हमारे कांवड़ यात्री हैं उन सभी से ये भी जरूर अपील करेंगे कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने यात्रा के कुछ नियम बनाए हुए थे। तो वहीं हरिद्वार में स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक विशेष स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नगर निगम, स्थानीय प्रशासन, स्कूली बच्चे, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों के उत्साह पूर्वक वहां भाग लिया। साथ ही कार्यक्रम का उद्देश्य शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाना था। इस दौरान घाटों, प्रमुख बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर सफाई अभियान भी चलाया गया। साथ ही अधिकारियों ने स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने की अपील की और लोगों से स्वच्छता से योगदान देने का आह्वान भी किया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और रैली भी निकाली गई। कांवड़ यात्रा की पवित्रता और श्रद्धा के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक बड़ा और सख्त बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि अब राज्य में सभी होटल और ढाबों पर मालिक की पहचान दर्शाने वाली नेम प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फैसले का मकसद सिर्फ पहचान सुनिश्चित करना नहीं, बल्कि थूक जिहाद जैसी मानसिकता पर कड़ा प्रहार करना है। धामी ने स्पष्ट किया कि हरिद्वार जैसे धार्मिक स्थलों की पवित्रता से कोई खिलवाड़ नहीं होना दिया जाएगा। तो हरिद्वार की पवित्रता से कोई खिलवाड़ नहीं होना दिया जाएगा, जिसे लेकर सीएम धामी का एक सख्त और कड़ा। हम तो लोगों की सुरक्षा और उनकी शुद्धता का ध्यान करके इस प्रकार के निर्देश कर रहे हैं कि जिससे कि कहीं पर कोई मिलावट, कहीं भोजन में अशुद्ध चीजें
कहीं किसी प्रकार की चूक या जैसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। विभाग को और हमारे जिला प्रशासन को और सभी लोग जो मेले की संचालन में लगे, उनसे हमने विशेष रूप से कहा है कि इसकी निगरानी रखें। जो भी लोग मेले में अपनी दुकानें लगाएं, उनका सत्यापन जरूरी है और साथ में उनका पहचान पत्र भी होना चाहिए, क्योंकि पिछले समय में कुछ घटनाएं ऐसी आई थी जिसके कारण से देवभूमि में लोग आते हैं तो लोगों का एक विश्वास होता है, और देवभूमि में भी अगर हरिद्वार पहुंचे तो लोगों का मन माँ गंगा का स्मरण करते हुए ऐसा ध्यान आता है कि आगमन करने से ही सारे जो है सारी शुद्धता प्राप्त हो जाती है, सारे पुण्य प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर अशुद्धता का कोई स्थान नहीं है। तो वह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मौसम को देखते हुए चारधाम यात्रा को फिलहाल अस्थायी रूप से रोकने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यात्रा को आगे मौसम की स्थिति के अनुसार संचालित किया जाएगा और जब स्थिति पूरी तरह सुरक्षित होगी तभी यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन टीमें, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को अलर्ट पर रखा गया है और पूरी तैयारी के साथ तैनात किया गया है। पहले चरण में यात्रा हमारी होती है जून के माह तक, उसमें लगभग 37 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री श्रद्धालु अभी तक चारों धामों के दर्शन कर चुके हैं और मौसम को देखकर यात्रा को बीच बीच में रोका भी गया है और भविष्य में मौसम की जो भविष्यवाणी होगी उसके अनुरूप हम यात्रा के लिए आगे बढ़ाएंगे। उनसे उसी प्रकार से कहेंगे कि भाई यात्रा जब सुरक्षित होगी तो यात्रा आगे चलेगी और अभी मौसम ठीक है तो यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। क्योंकि यात्रा में सबसे बड़ा जो हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है वो सर्वोच्च प्राथमिकता है सभी यात्रियों की सुरक्षा। उसको ध्यान में रखकर हम यात्रा को आगे संचालित करेंगे। उत्तराखंड में बीते 5 वर्षों में स्कूल शिक्षा का बजट लगभग 2 गुना हो गया, लेकिन सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की संख्या में करीब कई हजार गिरावट दर्ज की गई है। वहीं विशेषकर दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों की कमी इसका प्रमुख कारण मानी जा रही है। इसके जांच में के लिए सरकार ने 7 सदस्यीय समिति का गठन भी किया। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि इतनी संख्या में बच्चे सरकारी स्कूल क्यों छोड़ रहे हैं, ये गंभीर चिंता का विषय। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, बिल्कुल आपका कहना सही है कि एक तरफ तो शिक्षा का जो बजट है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो स्कूल है सरकारी उनसे जो है बच्चे हैं वो दूर जाते जा रहे हैं। 72,000 के करीब जो बच्चे हैं वो सरकारी शिक्षा से, सरकारी स्कूलों से जो है दूर हो चुके हैं। उसके बावजूद भी बजट बढ़ता जा रहा है। अब ये बजट जो है कहाँ जा रहा है इसका जवाब तो मुझे लगता है सत्ता में बैठे लोग ही दे पाएंगे। और कहते हैं ना कि जो है बिल्ली के सामने ही दूध रख दीजिए और उसके बाद उससे पूछिए कि दूध कहाँ गया। तो यही स्थिति उस कमेटी की है जो कमेटी माननीय मंत्री महोदय ने बनाई थी ये देखने के लिए, ये जांच करने के लिए कि ये जो बच्चे हैं वो आखिर क्यों स्कूल छोड़कर जो है प्राइमरी स्कूल जो पहाड़ों पे दूरस्थ क्षेत्रों में है सरकारी वो छोड़ के जा रहे हैं। अब अपर राज्य परियोजना निदेशक जो है समग्र शिक्षा, उन्हीं को उस कमेटी का आपने अध्यक्ष बना दिया, जिनकी जिम्मेदारी है कि जो पैसा केंद्र से आ रहा है वो कहाँ आवंटित हो रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है, उसका उसकी जो है वो देखभाल करते हैं। तो देखिए बिल्कुल आपको। तो वही खबर देहरादून से, जहां मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय प्रचालन समिति की बैठक में दिव्यांग मतदाताओं ने लिए मतदान की समूह आपको बताते जाए सुगमता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। सभी पोलिंग बूथों पर न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही समाज कल्याण विभाग को हर
3 माह में दिव्यांग मतदाताओं की अपडेट सूची निर्वाचन विभाग को उपलब्ध कराने को कहा गया है। वहीं जिला स्तर पर दिव्यांग प्रतीक PWD आइकॉन चिन्हित किए जाएंगे। ब्रेल आधारित मतदान जागरूकता सामग्री भी तैयार की जाएगी। साथ ही समिति ने रैंप, व्हील चेयर, शौचालय, पानी और बैठने जैसी सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने पर सहमति भी जो है जताई है। निर्वाचन के अंतर्गत प्रति वर्ष जो है स्टेट स्टीयरिंग कमेटी ऑन एक्सेसिबल इलेक्शंस का बैठक आयोजित किया जाता है। राज्य स्तर पर विभिन्न विभागीय अधिकारियों के साथ में और दिव्यांग व्यक्तियों की सहायता कार्य करने वाले NGOs के प्रतिनिधियों के साथ में ये बैठक की जाती है। इस प्रकार की बैठक जनपदों में भी किया जाना आवश्यक है। उसके लिए सभी जिला अधिकारियों को निर्देश जारी किए। साथ में आज की बैठक में जो हमारे दिव्यांग मतदाता हैं इनको चिन्हित करने के लिए साथ में इनके बूथों पर आवश्यक न्यूनतम सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए सर्वेक्षण करने का भी निर्देश दिया है, ताकि हर बूथ पर आवश्यक सुविधाएं जो होती हैं उसका कमी उपलब्ध ना हो, वहाँ पर आवश्यक कार्रवाइयाँ पूर्ण किया जाए। तो वहीं नंदप्रयाग में भारी बारिश के कारण बंद हुई सड़क को प्रशासन ने पुनः वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया है। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण मुख्य मार्ग बाधित हो गया था, जिससे आवागमन प्रभावित हो गया था। प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए मार्ग को साफ सफाई और मरम्मत कर जल्द से जल्द चालू करने का कार्य पूरा किया। वहीं प्रभारी अधिकारी ने बताया कि बारिश के कारण सड़क पर आए मलबे और जल जमाव को हटाने के लिए विभागीय कर्मचारियों को तैनात किया गया था। आज सुबह से सड़क को पूरी तरह से खोल दिया गया है और वाहन सामान्य गति से गुजरने लगे हैं। तो वहीं उत्तराखंड के प्रसिद्ध बद्रीनाथ मंदिर के गेट पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब फोटो खिंचवाने को लेकर श्रद्धालु आपस में ही भिड़ गए। देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया, लात घूंसे तक चलने लगे। ये श्रद्धालु देश के अलग अलग हिस्सों से पुण्य लाभ के उद्देश्य से बद्रीनाथ धाम पहुंचे थे। स्थानीय लोगों और अन्य श्रद्धालुओं के बीच बचाव कर किसी तरह स्थिति को शांत कराया गया। साथ ही मंदिर प्रशासन ने यात्रियों से समय और श्रद्धा बनाए रखने के लिए संयम और श्रद्धा बनाए रखने के लिए अपील भी की है, ताकि चारधाम यात्रा को शांति और पवित्र बनी रहे। तो इन चारधाम यात्रा में लोगों के बीच हुई मारपीट, साथ ही स्थानीय लोगों ने लोगों को शांत कराया। तो वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आज सुबह से कई हिस्सों में झमाझम बारिश हुई, जिससे तापमान में राहत तो मिली, लेकिन निचले इलाकों में जल भराव की समस्या भी सामने आई। बारिश के कारण सड़कें जलमग्न हो गई और लोगों को आने जाने में खासी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। खासकर दून मेडिकल कॉलेज और सहस्त्रधारा रोड, नेहरू कॉलोनी और पटेल नगर जैसे क्षेत्रों में पानी भरने की सूचना मिली है। वहीं स्थानीय प्रशासन और नगर निगम की टीमें जल निकासी के प्रयासों में जुटी हुई हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों तक और बारिश की संभावना जताई है। तो वहीं उत्तराखंड के चमोली जिले में लगातार बारिश के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग और कर्णप्रयाग के पास भारी मलबा आने से सड़क सुबह से अवरुद्ध है। इस कारण यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिले भर में करीब 20 संपर्क मार्ग भी भूस्खलन के चलते बंद हो गए, जिससे स्थानीय आवाजाही भी ठप है। हालांकि NH अधिकारियों के नंदप्रयाग और भनेरार के पास राजमार्ग पर यातायात आंशिक रूप से बहाल कर दिया गया। वहीं प्रशासन और संबंधित विभाग मार्गों को साफ करने और यातायात बहाल करने के प्रयास में जुटे हुए हैं। तो वहीं देहरादून जनपद के सहसपुर क्षेत्र में बीते दिन चांदपुर आरक्षित वन क्षेत्र में वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 2 आरोपियों को वन्य जीव शिकार के आरोप में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान निक्का और बॉबीनाथ के रूप में हुई है। इन दोनों के पास से 2 गंभीर रूप से घायल
गो और मृत मोर बरामद हुआ है। दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने की कार्यवाही जारी है। साथ ही विभाग ने ये भी स्पष्ट किया कि वन्य जीव अपराध में लिप्त पाए गए व्यक्तियों पर भारतीय वन अधिनियम की धाराओं में कठोर कार्यवाही की जाएगी, जिससे कठोर कारावास तक की संज्ञान का प्रावधान है। ये घटना दिनांक 2 जुलाई की है, जिसमें हमको मुखबिर खास के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि उसके बाद जो हम अपने क्षेत्र में जब हमारी गश्ती दल ने वहाँ पे छापा मारा तो वहाँ पे हम लोगों ने 2 शिकारियों को पकड़ा। उनके साथ से हम लोगों ने एक मृतक मोर बरामद किया और उसके साथ ही 2 जो गौ हैं उनको भी घायल अवस्था में हमने बरामद किया। और ये दोनों ही जो वन्य जीव हैं ये शेड्यूल 1 के प्राणी हैं। इसमें सबसे पहले जो प्राथमिक जो हमारी एसओपी है उसके रिगार्डिंग जो शेड्यूल 1 के प्राणी है उसके रिगार्डिंग हम लोगों ने अपनी कार्रवाई यहाँ पे शुरू कर दी है, जिसकी सूचना जो है उच्च स्तर को प्रेषित की जा चुकी है। इसके साथ ही जो हमने 2 मुजरिम पकड़े हैं उनको न्यायिक हिरासत में ले जाने की कार्रवाई अभी गतिमान है। तो वहीं उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध टिहरी झील अब केवल अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए नहीं बल्कि रोमांचक गतिविधियों के लिए भी पहचान बना रही है। एक समय केवल शांत जलराशि और सुरमय पहाड़ियों के कारण चर्चा में रहने वाली ये झील अब एडवेंचर टूरिज्म की दुनिया में तेजी से उभर रही है। यहाँ पर्यटकों के लिए जेट स्कीइंग, बोटिंग, काइकिंग और बताते चले आपको कि बनाना राइड और पैरासीलिंग जैसी कई साहसिक गतिविधियां उपलब्ध हैं जो हर उम्र के लोगों को आकर्षित कर रही हैं। टिहरी झील में आयोजित होने वाले झील महोत्सव और विभिन्न वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिताएं इसे एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित कर रही हैं। देश में कोरोना वायरस के मामलों में बीते 2 हफ्तों में लगातार कमी देखी जा रही है, जो दिखता है कि स्थिति अब नियंत्रण में आ रही है। आंकड़ों में इस हद तक सुधार दर्ज किया जा रहा है कि अब देश के कुल एक्टिव केसों की संख्या 1300 से भी नीचे पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में एक्टिव कोविड केस घटकर 1290 हैं और बीते 24 घंटे में एक भी मरीज की मौत दर्ज नहीं की गई है। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। देश में कोविड-19 संक्रमण को लेकर हालात लगातार बेहतर होते नजर आ रहे हैं। बीते 2 हफ्तों से कोरोना मामलों में स्थिरता और गिरावट दर्ज की गई है, जो ये संकेत देता है कि अब स्थिति धीरे धीरे नियंत्रण में आ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1290 रह गई है। बीते 24 घंटों के भीतर 214 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं या होम आइसोलेशन से बाहर आए हैं। राहत की बात ये भी है कि पिछले 24 घंटों में कोविड से एक भी मौत दर्ज नहीं की गई है, जो मौजूदा रिकवरी ट्रेंड को और मजबूती देता है। बीते दिनों भारत में एक्टिव केस में भले ही कमी आई है, लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना को हल्के में लेने की भूल नहीं करनी चाहिए। वायरस हमेशा हमारे आसपास ही रहता है और नए म्यूटेशन या लोगों की कमजोर होती इम्यूनिटी के कारण बार बार एक्टिव हो जाता है। इस खतरे को ध्यान में रखते हुए सभी लोगों को निरंतर सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ऐसे में कोरोना के साथ रहना ही हम सबको सीखना होगा। ICMR NIV यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के डायरेक्टर डॉक्टर नवीन कुमार ने कहा है कि सिंगापुर में फैल रहे निम्बस यानी कि NB.1.8.1 वेरिएंट के केस भारत में भी सामने आ रहे हैं। बीते 5 से 6 हफ्तों में इन केसों की संख्या तेजी से बढ़ी है। हमने टेस्टिंग बढ़ा दी है और इस वेरिएंट में फिलहाल ओमिक्रॉन जैसे लक्षण देखने को मिल रहे हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखें कि केसेस का कम होना ये नहीं कि आप निश्चिंत हो जाएं, बल्कि जरूरी है कि आप और ज्यादा सतर्क हो जाएं, क्योंकि यही समय की मांग है। ऐसे में जरूरी है कि ढील देने के बजाय और ज्यादा सतर्क हो जाएं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि भारत जैसे विशाल और घनी आबादी वाले देश में कोरोना के मामले का ऊपर नीचे होना एक सामान्य बात है। ऐसे में पूरी तरह से लापरवाही करना ठीक नहीं होगा। वे कहते हैं कि संक्रमण को नियंत्रण में रखने के लिए जरूरी है कि लोग अब भी मास्क पहने, भीड़ भाड़ वाले जगहों से बचें, हाथों की स्वच्छता बनाए रखें। हालांकि वर्तमान में स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन वायरस का खतरा अभी भी पूरी तरह टला नहीं है। सरकार और विशेषज्ञ दोनों ही जनता से सतर्क रहने की अपील कर रहे हैं, ताकि देश एक बार फिर किसी बड़ी लहर का सामना न करे।
भारत में कोरोना की स्थिति में सुधार राहत की बात है, लेकिन सावधानी अब भी जरूरी है। हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन करना ही आने वाले दिनों में संक्रमण से बचाव की सबसे बड़ी कुंजी होगा। चलिए अब आपको JN.1 वेरिएंट के बारे में बताते हैं। JN.1 वेरिएंट इम्यूनिटी कमजोर करता है। JN.1 ओमिक्रॉन के BA.2.86 का एक स्ट्रेन है। इसे अगस्त 2023 में पहली बार देखा गया था। दिसंबर 2023 में WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया। इसमें करीब 30 म्यूटेशंस हैं जो इम्यूनिटी कमजोर करते हैं। अमेरिका के जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार JN.1 अन्य वेरिएंट की तुलना में ज्यादा आसानी से फैलता है, लेकिन ये बहुत गंभीर नहीं है। दुनिया के कई हिस्सों में ये सबसे आम वेरिएंट भी बना हुआ है। JN.1 वेरिएंट के लक्षण कुछ दिनों से लेकर हफ्तों तक रह सकते हैं। अगर आपके लक्षण लंबे समय तक बने रहते हैं तो हो सकता है कि आपको लंबे समय तक रहने वाला कोविड हो। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोविड-19 के कुछ लक्षण ठीक होने के बाद भी बने रहते हैं। वैज्ञानिकों ने बताया कि कोविड-19 अब फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।